अपनी बेबसी छिपाऊं भी तो छिपाऊं कैसे, उनका जिक्र होता है और हाथ खुद ब खुद इश्क लिखने लगते हैं। नमस्कार, माई न्यूज़ 24x7 चैनल पर मैं सीमा आपका स्वागत करती हूँ। लॉकडाउन हर चीज़ पर अंकुश लगा सकती है, लेकिन प्रतिभा और क्रिएटिविटी को कोई लॉकडाउन नहीं रोक पाया। इसी को प्रूफ किया है हमारे आज के मेहमान अतुल खुराना जी ने, जो कि चंडीगढ़ से बिलोंग करते हैं। हाल ही में इनकी शायरी की किताब #इश्क को नेक्स्ट जनरेशन पब्लिकेशन के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो आइए जानते हैं उनसे उनके और उनकी किताब के बारे में कुछ मज़ेदार किस्से। आप सभी व्यूअर्स को मैं ये बताना चाहूँगी कि जो भी अतुल जी की इस प्यारी सी शायरी की किताब को ख़रीदना चाहते हैं, उनके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। आप उस लिंक पर जाकर बुक को परचेज़ कर सकते हैं। और जिन लोगों ने ये किताब पढ़ ली है, उन लोगों से गुजारिश है कि रिव्यूज़ में अपने कमेंट्स ज़रूर डालें। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल माई न्यूज़ 24x7 पर। जैसा कि कहा जाता है, शायरी के शब्द हमारी दिल की गहराइयों से आते हैं, और आपकी इस सुंदर सी शायरी की किताब को पढ़ने का जो मौका आपने सभी को दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर शुरू करते हैं टाइटल से। टाइटल #इश्क को आप किस तरह से डिफाइन करेंगे? जो टाइटल इसका #इश्क है वो अपने आप में एक सेल्फ डिफाइनिंग है। अब इसको इससे एक चीज़ पता लगती है कि जो बुक है वो ऑटोमेटिकली वो इश्क के ही इर्द गिर्द बात करती है। और अगर मैं इसका सब टाइटल पर जाऊँ तो उसमें लिखा है कि इश्क, हिजर, बरसात और गम। तो इससे मेरा ये मतलब था कि जब भी बात इश्क की जहाँ पे बात होती है तो वहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री में हिजर, बरसात और गम रहते ही रहते हैं। बिना इसके इश्क इनकम्प्लीट है। और कोई अगर समझे तो वो कहेगा कि ठीक है, हिजर समझ आता है और गम समझ आता है, पर बरसात कैसे बीच में आई? तो बरसात से मेरा लॉजिक ये था कि जब मैंने शायरी लिखी है, वो किसी भी मूड में लिखी हो, बरसात एक ऐसी चीज़ है जो बड़े आराम से इसमें फिट हो जाती है। हालांकि मैंने बरसात को लेकर भी बहुत बार शायरी लिखी है, तो फिर मुझे लगने लगा कि मुझे टाइटल में से डालना चाहिए। तो इस लॉजिक से इश्क, हिजर, बरसात और गम। ओके, दैट्स रियली ग्रेट सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर मेरा आपसे कि ये किताब आपकी असल ज़िंदगी से कितनी प्रभावित है? आप कुछ इस किताब के बारे में बताएं कि इसमें क्या है। जी, किताब का अगर मैं बेसिकली बात करूं तो कुछ लोगों को जिन्होंने अभी पढ़ी है उनके अगर रिव्यूज़ की भी बात मैं यहाँ पे लूँगा, तो कुछ लोग समझते हैं कि मेरे पर्सनल लाइफ के ऊपर बुक है, और कुछ कहते हैं कि शायद फिक्शनल है। तो यहाँ पे मैं एक बात बताता हूँ कि पहली बात है कि ये बुक प्योरली नॉन फिक्शनल है, और साथ ही साथ ये पर्सनल भी नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि इस बुक में मैं नहीं हूँ, मेरे एक्सपीरियंसेस हैं बेसिकली। तो जैसे हम कहते हैं कि हम लोगों से मिलते हैं, मैं एक राइटर हूँ, तो मेरा काम है ऑब्जर्व करना। मैं हर चीज़ को बहुत मतलब कोई भी मेरे अगर सामने आता है, जैसे अगर मैं इस टाइम आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं आपको भी ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि आप कैसे बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो। तो ये एक ऐसा नहीं है कि मैंने ये चीज़ सीखी है, ये ऑटोमेटिकली हर राइटर के अंदर एक कह लो ये एक एटीट्यूड ही ऐसा हो जाता है, हमारा थिंकिंग प्रोसेस ही ऐसा हो जाता है, जो कि अपने आप ही चलता है, कोई हम जान के ऐसा नहीं करते। तो उसी ऑब्जर्वेशन की वजह से ऐसा हुआ कि मैं जब लोगों से मिलता हूँ, उनके एक्सपीरियंसेस सुनता हूँ। और आजकल का अगर हम दौर देखेंगे तो ये कहना गलत नहीं होगा कि हर इंसान इश्क में है या इश्क में होना चाहता है। तो उनसे अगर बात करें तो ये बातें हमेशा सामने आती हैं कि यार वो खुश है या कहीं पे परेशानी है। तो मैंने शायरी का एक मतलब निकाला है यहाँ पे कि शायरी है क्या। जो इंसान मुंह से कुछ सुनाता है और जो वो नहीं सुनाता, यानी कि जो उसके चेहरे पे भाव आ जाते हैं, तो जब इन दोनों चीज़ों में गैप आता है तो वो जो गैप है मैं उसको शायरी कहता हूँ। तो मैं करता क्या हूँ कि मैं जो तो उसने बता दिया वो तो लिख दिया, जो उसने नहीं बताया तो मैं उसको फिर डिकोड करता हूँ उसके एक्सप्रेशंस के बेस में कि उसने क्या दिखाने की कोशिश करी जो उनसे छुपा रहा था। तो बेसिकली शायरी मैं उसे ही कहता हूँ। तो वो सब चीज़ मैंने इकट्ठा किया। ये 3 साल से आप कह सकते हैं कि 2017 से मैंने स्टार्ट किया लिखना। इससे पहले मैं 2013 से मैं इंग्लिश में लिख रहा था, और 2017 में आके मैंने शायरी एकदम से स्टार्ट की, और ये सडनली स्टार्ट हुई। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैंने कुछ बहुत सोच समझ के ऐसा कुछ किया, पर जब से मैंने किया तो इश्क एक ऐसा टॉपिक रहा है जो जिसने मुझे बहुत फैसिनेट किया। या इसके पीछे कारण ये भी हो सकता है कि जिन शायरों को मैंने सुना आज तक वो भी इसी पहलू में बात करते हैं, तो उसका भी प्रभाव था मेरे ऊपर काफ़ी ज़्यादा। तो यही बात है कि मेरी पर्सनल तो ये नहीं है, बट हाँ, इसको जब आप पढ़ोगे तो इसमें बहुत चीज़ें आपको मिलेंगी। शायद ही ऐसा कोई इमोशन बचा होगा जो इसमें कवर ना किया हो मैंने। मतलब मैंने खुद से वैसे मैंने कुछ रचना नहीं की, ये लोगों के अपने एक्सपीरियंसेस हैं जिसको मैंने बस यहाँ डाल दिया है। इस बुक की एक बड़ी खास बात है जो मैं बताना चाहता हूँ कि इस बुक की जो एडजस्टमेंट की गई है, मतलब जो आप कह लो कि टाइटल पे टाइटल लगाया गया है, उसमें एक खास चीज़ ये है कि चाहे आप बुक को सीधा पढ़ो ऊपर से नीचे, चाहे नीचे से ऊपर पढ़ो, चाहे बीच से उठा लो, किसी भी डायरेक्शन में ले जाओ, आपको ये 4 पॉइंट्स मैंने कहे हैं कि इश्क, हिजर, बरसात और गम, ये आपको चारों ही मिलने वाले हैं एक साथ।
ऐसा नहीं होगा कि कहीं पे आपको सिर्फ इश्क मिल रहा है, कहीं पे आपको सिर्फ हिजर मिल रहा है, कहीं पे सिर्फ बरसात की बात चल रही है या कहीं पे सिर्फ गम की बात चल रही है। ऐसा कहीं भी नहीं होने वाला। उतार चढ़ाव चलते रहेंगे, और वो मुझे लगता है कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। बिल्कुल जी जी, सो इंस्पायरिंग सर, सो इंस्पायरिंग, मतलब बिल्कुल इंस्पिरेशन मिल रहा है। और ये जैसा कि आपने अभी बताया हमें कि ये एक इनबॉर्न Thanks a टैलेंट lot. है और ये अपने आप ही खुद ब खुद जी। अंदर से आता है। सो इंस्पायरिंग। सर तीसरा क्वेश्चन है हमारा, क्या ऐसा कह सकते हैं कि इस किताब को आप अपने लाइफ पार्टनर को जी डेडिकेट बिल्कुल करेंगे? नहीं। इसके पीछे एक कारण भी है। क्योंकि इस किताब में मैंने जी। कहा कि मैं नहीं हूँ, मेरे एक्सपीरियंसेस हैं। तो जब मैं हूँ ही नहीं तो मेरे लाइफ पार्टनर के भी होने का सवाल नहीं पैदा होता। तो मैंने जब ये बुक लिखी थी तो ये बुक मैंने अपने पेरेंट्स के नाम करके मैंने इसको दुनिया के नाम कर दिया। तो अब अगर मैं बात करता हूँ कि Okay. लाइफ पार्टनर की जहाँ पे बात होती है, वहाँ पे बहुत एक आप क्या कह सकते हैं कि वहाँ पे सिर्फ हम होने चाहिए, यानी मैं और मेरा लाइफ पार्टनर। वहाँ पे दुनिया के लिए मैं जगह नहीं छोड़ूंगा, जी क्योंकि सर। अब दुनिया के लिए बहुत लिखा है इसमें। तो वो वाली जब किताब आएगी तो वो अलग ही चीज़ से निकलेगी, और मैं उसको समझता हूँ कि यहाँ मैंने लोगों के एक्सपीरियंस को लिख दिया है। तो मुझसे किसी ने भी 2 दिन पहले बुक पढ़ने के बिल्कुल। बाद पूछा था कि क्या ये तुमने अपने किसी मतलब ऐसे जैसे कहते हैं कि लवर के लिए लिखा है। तो मैंने उसको भी ये बताया कि नहीं, इसमें लवर के लिए नहीं लिखा, ये आप सबके ही एक्सपीरियंस है और आप सबको मैं वापस दे रहा हूँ। तो उसने भी यही पूछा कि तो क्या इसको आप Okay. ऐसे डेडिकेट करोगे? तो मेरा जवाब ये था कि जब आपको ये चीज़ ऐसे पसंद आ रही है जो जिसमें कि मैं इन्वॉल्व ही नहीं हूँ, तो ये समझो कि अगर जब मैं किसी को 100% दूंगा अपना, मीन्स अगर कोई मेरी लवर होगी इन फ्यूचर या मेरी वाइफ होगी, और मुझे अगर सामने से उतना मिलता है 100%, तो जो कंटेंटेड फीलिंग से मैं जब कुछ लिखूंगा तो शायद मैं कागज पर ताजमहल ही बनाने वाला हूँ उसके बाद लफ्जों से। तो मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ अभी। तो जब वो लिखी जाएगी तो वो मैं डेडिकेट Okay. करूँगा। जी जी, बहुत अच्छा लगा Thank सर you. ये सुन करके, क्योंकि पेरेंट्स ही हमारी लाइफ के अंदर सब कुछ होते हैं और सारा रास्ता अगर हमें उन्हीं लोगों ने दिखाया है तो जी बिल्कुल सर। सर अगला सवाल है मेरा आपसे कि इसके अलावा आप पब्लिक स्पीकर हाँ भी जी। रहे हो, तो आपके हिसाब से एक राइटर और स्पीकर को किस बात का स्पेशली ध्यान मैम रखना यहाँ पे चाहिए? एक बात कहूंगा मैं कि जस्टिस, एक वर्ड है हाँ जस्टिस, जी। कि एक स्पीकर का जो पहला धर्म कहता है, उसका जो नैतिक धर्म भी कहता है कि जो चीज़ उसने लिखी है उसको अगर उसने सेम वे में नहीं सुनाया तो वहां पे उसने अपनी कला के साथ, माँ सरस्वती के साथ, और जो उसने लिखा उसके साथ खिलवाड़ कर लिया। होता क्या है कि हमने एक चीज़ लिख दी, बिल्कुल मैंने किसी इंटेंशन से लिखी है, अगर मैंने वो इंटेंशन दिखाई ही नहीं पब्लिक को, मैं वो समझा ही नहीं पाया कि भाई मैंने ये, मेरा मतलब ये था, तो उस राइटअप का बहुत ज़्यादा मिसयूज भी हो सकता है। एक पॉजिटिव चीज़ नेगेटिव बन सकती है। तो एक स्पीकर का ये उसको बिल्कुल। ध्यान रखना चाहिए, उसका धर्म ये बनता है कि जो उसने लिखा है वो पहले श्योर आ जाए, मतलब पब्लिक में जाने से पहले, कि क्या मैं ये चीज़ सुना सकता हूँ सबको इसी अंदाज से जो मेरे अंदर जहन में एक चीज़ थी, जब मैंने लिखा था, जो मेरे माइंड में इमेज थी, क्या वो इमेज आगे मैं डिलीवर कर पा रहा हूँ। अगर उसने कर दिया तो समझो उसने सब जी। कुछ ठीक कर दिया। तो ये मेरा एक मेन रहता है कि ये एक बहुत जरूरी चीज़ है। बिल्कुल जी बिल्कुल सर, होपफुली वी हाँ विल जी। फॉलो दैट। सभी लोग जो व्यूअर्स हमारे इवन देख रहे हैं शायद इवन इस मैं बात भी को समझ अभी पाएंगे कि जो भी जी आप मैं भी अभी guidance इसमें देंगे वो इम्प्रूवमेंट हमारे करता हूँ। लिए मैंने अभी सुनाना शुरू किया, जैसे अब शायरी को पहले मैं टेक्निकल बोलता था ज़्यादा पब्लिक स्पीकिंग में, टैक्सेशन को लेके, तो हाँ मैं जी, खुद भी इस पे हाँ काफ़ी जी। वर्क करता हूँ कि मेरी चीज़ गलत इंटरप्रेट ना हो जाए सामने जाके। तो ये तो नेवर एंडिंग प्रैक्टिस है जी, बिल्कुल। हाँ जी बिल्कुल जी सर। सर तो अगला हाँ जी। हाँ जी सर, अगला सवाल है मेरा आपसे कि आप अपनी शायरी को कितना पसंद करते हो और पब्लिक ओपिनियन को कैसे देखते हो? क्या ओपिनियन से आपकी शायरी पे कोई फर्क जी पड़ता तो है? देखिए, अगर अपनी पसंद करने की बात है तो मैं अपनी शायरी को बहुत पसंद करता हूँ, और सबसे बड़ा कारण इसका ये है कि मैं इसको अपने लिए लिखता हूँ। तो मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मैं इसको पब्लिकली रिवील करूँगा या मैं इसको पब्लिश करवाऊंगा। चलो इंस्टाग्राम पर डाल देते थे, वहाँ कुछ फ्रेंड्स होते हैं, बिल्कुल। 40-50-60 जितने होते हैं, लेकिन कभी बुक पब्लिश तो एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, बहुत बड़ी चीज़ है, तो वैसा मेरा कोई ख्याल नहीं था। तो जी। अब जब जी। चीज़ पब्लिक में चली जाती है तो फिर मैं समझता हूँ कि पब्लिक ओपिनियन बहुत इंपॉर्टेंट है, उनका रिव्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, और बिल्कुल। उनको मानना भी चाहिए। बिल्कुल। और ये मैं मानता भी हूँ। और जब मैंने नया नया इसको स्टार्ट किया था, मतलब चलो लिख तो मैं बहुत देर से रहा था, मैंने रिसेंटली कुछ टाइम पहले इसे सुनाना स्टार्ट किया यूट्यूब के माध्यम से। तो वहाँ पे मुझे कुछ सजेशन, जब मैंने पहले जी। वीडियो डाली तो मुझे कुछ लोगों ने कहा कि ठहराव की कमी है या फिर यहाँ पे आवाज़ क्लियर नहीं है, तो मैंने उस पर वर्क भी किया और कर भी रहा हूँ। तो वो मैं समझता हूँ कि वो बहुत ज़रूरी था, बिल्कुल। क्योंकि जिन लोगों ने पहले कमी निकाली थी उन्होंने बाद में तारीफ भी की 2 दिन वीडियोज़ के बाद। तो ये एक चीज़, बिल्कुल। ये बात है पब्लिक ओपिनियन। और मैं ये कहता हूँ कि अगर बात अपने आप को पसंद करने की है तो वो हर सब में होनी भी चाहिए। और मैं ये कहता हूँ कि मैं अपने आप को बढ़िया शायर नहीं कहता, मैं कहता हूँ कि मैंने कल से आज बेहतर लिखा है, कि मैंने जो कल लिखा था उससे आज बिल्कुल। बेहतर लिखा और कल मैं और बेहतर लिखूंगा, और ये लाइफ टाइम तक ऐसा ही चलेगा।
हम कभी ये नहीं कह सकते कि हम एक्सपर्ट हो चुके हैं। बिल्कुल। तो बस मेरा प्यार वो इसी चीज़ के लिए कि मेरे को अपना वर्क अच्छा लगता है कि मैंने आज जो लिखा वो आज अच्छा लिखा है। जी जी बिल्कुल सर, डे बाय डे इम्प्रूवमेंट होता ही जाता है और हमें अपने में विश्वास रखना चाहिए। सर अगला प्रश्न है मेरा आपसे कि आप पर्सनली कौन से शायर को फॉलो करते हैं? ये तो सभी जानना चाहेंगे। बिल्कुल जी, मैं 3 लोगों को फॉलो करता हूँ सबसे ज़्यादा, जिसे हम कहते हैं कि इंडिया के सेंसेशंस हैं। सबसे पहले कुमार विश्वास जी, उनके बाद हातिम जोरी जी और उसके बाद तहजीब हाफिज जी। तो ये 3 मेरे दिल के बहुत करीब हैं। इन्हीं को मैंने शायद सुनते सुनते पढ़ते पढ़ते सीख लिया और अब मैं उसी को ही आगे दोहरा रहा हूँ। जी। तो सर अगला सवाल है मेरा आपसे कि मैं यहाँ सबको बताना चाहती हूँ कि आप सीए फाइनल के स्टूडेंट भी हैं, तो आप पढ़ाई के साथ साथ ये सब कुछ कैसे मैनेज कर लेते हैं? बिकॉज जैसा कि हमें पता चलता है कि सीए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम है, तो फिर भी आप ये सब कुछ अपना टैलेंट जो है उसके ऊपर भी काम कर रहे हैं, तो ये सब आप कैसे मैनेज करते हैं सर? देखिए, इसका सवाल जो है इसका जवाब बहुत सिंपल है। एक्चुअली कुछ साल पहले जब मैंने सीए की पढ़ाई अपनी स्टार्ट की थी, तो मैं बहुत फॉर्चुनेट रहा हूँ इस चीज़ में, बहुत खुशनसीब था कि शुरुआत में ही मुझे कुछ ऐसे लोग मिले जिन्होंने मुझे बहुत अच्छा गाइड किया। मैं किसी कॉन्फ्रेंस में था, वहाँ पे एक स्पीकर थे जय शेरा सर सीए। उन्होंने एक बात कही स्टेज पे कि हर इंसान के पास 24 घंटे होते हैं। तो मैंने लाइफ में वो बात पहली बार सुनी थी। तो उन्होंने कहा था कि 24 घंटे बहुत होते हैं कुछ भी करने के लिए, और वो हमारी मर्जी है कि हमें कितने घंटे सोना है उसमें से। अब हम 4 घंटे सोएं, 5 घंटे सोएं, 8 घंटे सोएं, 10 घंटे सोएं, कितना टाइम खराब करना है वो हमारे ऊपर है। तो मैंने, आप ये कह लो कि मुझे 8-9 साल हो गए जब से मैं 10th क्लास में था, तो तब से ही मैंने अपनी नींद को बहुत कम किया हुआ है। और जब से मैंने ये बात सुनी है, उसके बाद से मैं और डेडिकेटेड हो गया कि नहीं, कि मुझे बाकी चीज़ें भी चीज़ बराबर भी करनी है, क्योंकि पढ़ाई तो कुछ नहीं। पैशन के लिए कोई अलग पैशन को अगर हमें पूरा करना है तो उसके लिए कोई अलग से 25 घंटा नहीं निकलने वाला 24 घंटों के बाद। इसी में जो कुछ है, और बॉडी हम जैसे बनाते हैं वैसे बन जाती है। तो मुझे कभी लगा नहीं कि मैं अगर 4 घंटे या 5 घंटे सोता हूँ तो मुझे कोई दिक्कत है मेरी बॉडी में। तो ये बात तो मैं बहुत लोगों को बोलता भी हूँ कि अब खुद को जैसा बनाएंगे वैसा बन जाएंगे। तो मुझे पर्सनली कभी लगा नहीं कि मैंने इतनी चीज़ों में अगर ये काम मैं करता हूँ तो मेरी पढ़ाई में भी दिक्कत आती है, या फिर मेरी शायरी में दिक्कत आती है, या मेरे टेक्निकल राइटअप्स में दिक्कत आती है, मेरी दूसरी बुक्स में दिक्कत आती है। टाइम में टाइम होता है, तो दिक्कत है ही नहीं। इन सब के बावजूद मेरे पास इंजॉय करने का टाइम होता है, आउटिंग का भी टाइम होता है, हर चीज़ का टाइम होता है मेरे पास। बिल्कुल सर, बहुत अच्छा लगा सुन करके सर कि टाइम को तो मैनेज करना हमारे ही हाथ में है। बिल्कुल सर, अगला क्वेश्चन मेरा आपसे है कि आपके इसके अलावा आपने टैक्सेशन और फाइनेंस के ऊपर भी बुक्स लिख चुके हैं, तो फिर ये शायरी कैसे बीच में आई? पहली बात तो ये कि शायरी बीच में नहीं आई। और जो टैक्सेशन और फाइनेंस की बुक्स का सवाल है, तो ऐसा कि मैं एक प्राउड स्टूडेंट हूँ एस्टीम्ड इंस्टीट्यूशन का, जिसका नाम है ICA, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। और ये सब कुछ उसी की देन है कि मैंने लिखना स्टार्ट किया। मैंने 2013-14 में लिख रहा हूँ, और मुझे 7 साल मुझे शायद कंप्लीट हो चुके हैं लिखते हुए, अगर हिसाब लगाएंगे तो 3 होंगे। तो मैंने शुरुआत की थी टेक्निकल लिखने से। मैंने टेक्निकल बहुत लिखा है, बहुत अपना पब्लिक स्पीकिंग भी की है इसके ऊपर, और इस पर काफ़ी मैंने इसी पे बुक्स भी लिखी हैं, आर्टिकल्स भी लिखे हैं, बुक्स भी लिखी हैं। तो ये तो ऐसा है कि अगर मैं दिन के 24 घंटे में से 12 घंटे डिवाइड कर दूँ कि 12 घंटे मैं एक टेक्स्ट प्रोफेशनल की तरह मैं काम करता हूँ और 12 घंटे मैं शायर हूँ। और अगर मैं बात करूँ कि बहुत ही वर्स्ट कंडीशंस हैं कि अगर मुझे बहुत ज़्यादा टाइम वहाँ देना, तो मैं 20 घंटे फिर भी प्रोफेशनलिज्म को दूंगा, 4 घंटे शायरी को दूंगा, क्योंकि दोनों ही मेरे शौक हैं। लेकिन एक चीज़ ऐसा कि वो ज़्यादा लेबर मांगती है मेरे से, जो मेरा टैक्सेशन वाला काम है, और शायरी कह लो कि बिल्कुल ही एक एंजॉय वाले मूड से होती है, तो कम लेबर मांगती है। तो दोनों ही इंपॉर्टेंट है। और ऐसा भी नहीं है कि अगर मैं शायरी कर रहा हूँ तो मैं टैक्सेशन छोड़ दूंगा, और टैक्स कर रहा हूँ तो शायरी छोड़ दूंगा। बिल्कुल, दोनों का अच्छा बैलेंस है, दोनों कभी बीच में नहीं आते एक दूसरे के। तो मेरा अच्छा चल रहा है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि मैं ऐसा बोलूँ कि अब शायरी में आ गया तो मैंने टैक्सेशन छोड़ दी है, ऐसा नहीं है। होपफुली अगली बुक टैक्सेशन भी वापस आने वाली है, तो जस्ट वेट एंड वॉच, देखते हैं। बिल्कुल जी सर, सब कुछ टाइम मैनेजमेंट में ही डिपेंड करता है। बहुत बढ़िया। तो अतुल जी, हम दूसरा आपसे सवाल पूछना चाहेंगे कि आपके हिसाब से आपके रीडर्स आपकी कौन सी इमेज ज़्यादा पसंद करते हैं, एक टैक्स ऑथर की या फिर एक शायर की? जी, मेरे जो, अगर अपनी ऑडियंस के बारे में आपको बताऊं तो मेरी ऑडियंस 80-20 में बटी हुई है। 80% ऑडियंस वो है जो कि CA से ही रिलेटेड है, कि वो या तो मेंबर्स हैं या स्टूडेंट्स हैं। 20% में मेरे रिश्तेदार भी आते हैं, और दूसरे फील्ड के मेरे फ्रेंड्स भी आए थे, जिसमें कुछ डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स भी हैं, इंजीनियर्स भी हैं। तो जॉन से वो 80% वाले हैं। अगर मैं उनकी बात करूँ तो जब मैं उनको अपना कोई टैक्सेशन वाली भी चीज़ भेजता हूँ लिख के, तो वो उसके लिए उतना प्यार करते हैं। और अब जब मैं कोई शायरी को मेरी पढ़ता है तो उसके लिए उतना प्यार करते हैं। तो मुझे वैसा लगता है कि वो उन्होंने मेरी वो छवि अडेप्ट कर ली है कि ये दोनों काम करता है, तो वो मुझे दोनों के लिए कॉम्प्लीमेंट करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि उन्हें कभी ऐसा लगाओ कि यार ये नहीं है टैक्सेशन अच्छा करता है या वो अच्छा करता है। तो मुझे कभी ऐसा पर्सनल देखने को मिला नहीं है। बाकी हो सकता है किसी के मन में कुछ हो तो मुझे पता नहीं।
क्योंकि इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि मैंने कभी एक चीज़ को पकड़ने के लिए दूसरी छोड़ी नहीं है। अगर आज मैंने शायरी लिखी है तो ये नहीं कि मैं आर्टिकल नहीं लिखूंगा जी। आज जैसे शायरी होगी तो कल मैं आर्टिकल लिखने वाला हूँ इसके बाद फिर से, तो चलता रहता है, मेरा बेस चलता रहता है। बहुत बढ़िया, उन्होंने ऐसे ही मुझे स्वीकार कर लिया अपने पास। ओके, बहुत बढ़िया सर। सर अगला प्रश्न है मेरा आपसे कि नेक्स्ट जेन पब्लिकेशंस के साथ अपने एक्सपीरियंस के बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? नेक्स्ट जेन पब्लिकेशंस की मैं बात करूँ तो ये ब्रांड से ज़्यादा मेरे लिए पर्सनल ज़्यादा मेरे इनसे कनेक्शन है, क्योंकि इनसे मैं जुड़ा हुआ हूँ, अब कह सकते हैं पिछले 4 से 5 सालों से। और अगर मैं अभी का इंसिडेंट आपसे शेयर करूँ तो वो बहुत ही मेरे दिल के बहुत करीब है कि अभी अक्टूबर की बात है, लास्ट ईयर जब मुझे इनकी कॉल आई तो उन्होंने मुझे कहा कि आपकी शायरी मैं काफ़ी टाइम से मतलब पढ़ रहा हूँ इंस्टाग्राम वगैरह पे और व्हाट्सएप पे, तो वो चाहते हैं कि बुक वो पब्लिश करें मेरी। तो वो मेरे लिए एक ब्लेसिंग कॉल थी बेसिकली कि सामने से मुझे इतने बड़े उन्होंने मुझे खुद से कॉल की और खुद से उन्होंने ऐसे मुझे ऑफर दिया। तो उसके बाद मैंने थोड़ा इनसे टाइम मांगा कि मेरे एग्जाम्स है, इसके बाद मैं इसे करूँगा, बस तब से सब कुछ शुरू हुआ है। तो अब कह सकते हैं कि अभी जो सिरे चढ़ी आके यहाँ पे आके ये अब जाके पूरा हुआ है इस महीने में आके। और अगर मैं एक प्रोफेशनल तरीके से बात करूँ बिजनेस पर्सपेक्टिव से, तो वहाँ पे मुझे इनकी अप्रोच बहुत काफ़ी अच्छी लगती है, एक प्रोफेशनल अप्रोच लगती है जो डीलिंग की अगर मैं बात करूँ तो मुझे वो काफ़ी मतलब एक कहते हैं ना कि कोई भी अगर राइटर है तो जब वो अपना कंटेंट किसी को देता है तो बहुत ही वो कहीं ना कहीं डर भी होता है कि कोई उसका मिसयूज़ ना करे। तो यहाँ पे मैं बहुत सेटिस्फाइड था ऑलरेडी, क्योंकि मैं कोई पर्सनली जानता हूँ, मुझे इनका पता है, तो वो मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है इनके साथ। और एक कह सकते हैं कि इनके क्योंकि ये ई बुक थी तो इसको लेके भी मेरे मन में बहुत सवाल थे कि पता नहीं कैसी होगी, पीडीएफ फॉर्म में होगी या कैसे होगी, कॉपी वाला सिस्टम में होगा क्योंकि कोई पुराना है तो किसी ना किसी। तो जब मैंने इनकी टेक्नोलॉजी देखी तो उसने मुझे बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि प्रभावित किया कि यार ये तो बहुत ही मतलब बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इन्होंने यूज़ की, जिसमें कि जिसको पढ़ना है वहीं जाके पढ़ेगा, उसको सेव नहीं कर सकता। और ये सब मैं कहूँगी मेरे लिए बहुत एक सेटिस्फैक्शन वाली चीज़ रही है लास्ट तक जी। हाँ जी, ओके, मतलब फील फ्री होकर के आप काम कर पाए। ओके सर, जी सर। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट जैसा कहते हैं, एंड आई थिंक मोस्ट अवेटिंग क्वेश्चन है व्यूअर्स का कि बीइंग एन ऑथर ऑफ सो मेनी बुक्स एट दिस यंग एज, आप एक बडिंग राइटर्स, जितने भी हमारे बडिंग राइटर्स हैं आने वाले, उन सभी को क्या एडवाइस देना चाहते हैं सर? देने वाला मुझे लगता है कि ऐसे मैं इस लेवल का हूँ, बट अगर मैं इस बेसिस पे बात करूँ कि मैंने कुछ लिखा है इतने सालों से, मैं काफ़ी ज़्यादा लिख रहा हूँ 7-8 साल से, तो मैं एक बात मैंने ऑब्जर्व की हमेशा, मैं सबको यहाँ कह रहा हूँ आपके माध्यम से कि कोई भी इंसान है, अगर चाहे वो पर्सनली चाहे वो झूठ बोलने वाला है, चाहे वो कोई भी है, लेकिन जिस टाइम वो कलम हाथ में उठाए या वो टाइपराइटर उठाए या जैसे भी लिखे, मतलब लिखे तो सच्चाई लिखे, बस ये उसका पहला धर्म बनता है। और शायरी के कंटेक्स्ट में मैं कहूँगा कि अगर कोई बंदा शायरी लिख रहा है तो शायरी में उसका बेशर्म होना बहुत ज़रूरी है। बेशर्मी जितनी होगी उतनी वो सच्चाई लिखेगा, उसे डरना नहीं किसी से कि वो क्या लिख रहा है, समाज के हित में, देश के हित में उसे लिखना है। क्योंकि यहाँ बात फिक्शन, नॉन फिक्शन, पोइट्री, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल की नहीं है। बात ये कि आप जो लिख रहे हो वो छाप छोड़ के जाता है सोसाइटी में, तो वहाँ पर सच्चाई बहुत ज़रूरी है। आप वहाँ पे ये नहीं कर सकते कि मेरे को अपने भाई को खुश करना है, मेरे को अपने फ्रेंड को खुश करना है, मेरे को अपने पेरेंट्स को खुश करना है, नहीं। या तो आप लिखो ही मत, लिख रहे हो तो सच्चाई लिखो। और मैं एक बात हमेशा कहता हूँ कि करेले को करेले की तरह ही खाया जाता है, सबको पता है कि वो कड़वा होता है। अगर आप उसको चाशनी में डुबो के खिलाओगे तो वो सब्जी खराब हो जाएगी जी। तो सच से मत घबराओ, वो कड़वा ही रहने वाला है, उसे जैसा है वैसे ही प्रेजेंट कर दो, बस सच्चाई लिखो और लिखते रहो, अच्छी अच्छी चीज़ें सुनो। ये मैं बहुत सबको कहता हूँ कि अच्छी शायरी सुनो, अच्छी शायरी लिखो। बात तो सिर्फ शायरी की नहीं है, कुछ भी लिखते हो तो लिख दो। और लिखने के मामले में मैं एक बात समझता हूँ हमेशा कि ये एक ऐसी आर्ट है जो आपको कभी डिप्रेशन में नहीं जाने दे सकती। आपकी लाइफ में बड़ी से बड़ी दिक्कत आ जाएगी, अगर आपने इमोशन लिख दिया जी, समझो आपका माइंड रिलैक्स हो गया उसके बाद जी। बिल्कुल सर बहुत अच्छा लगा सुनकर के। जैसा कहा भी जाता है कि ट्रूथ ऑलवेज प्रिवेल्स, और सच्चाई कभी छिपती नहीं है, तो एक सच्चा जो राइटर होगा वो हमेशा ही आगे बढ़ेगा, ये हम भी जानते हैं। बिल्कुल सर, बहुत अच्छा लगा। एक बार फिर से अतुल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस लॉकडाउन पीरियड में जब ज़्यादातर लोग होपलेस हो चुके हैं, ऐसे वक्त में आपकी शायरी पढ़कर होपफुली सभी एंजॉय करेंगे। हम आपसे उम्मीद करते हैं जी सर, और सर हम आपसे उम्मीद भी करते हैं कि फ्यूचर में भी आप इसी तरीके से हम सबको अपनी प्रतिभा से प्रेरित करते रहेंगे और ऐसी ही सुंदर शायरी के साथ सभी का दिल जीत लेंगे। बेस्ट विशेस टू यू अतुल जी फॉर फ्यूचर ऑल्सो। हमने माई न्यूज़ 24/7 के मंच से आप सभी को एक उभरते हुए कलाकार और उनकी प्रतिभा से अवगत कराया। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को यह शायरी पसंद आएगी और आगे भी हम इसी प्रकार से आपके लिए नए कलाकारों को इस मंच पर लाएंगे जो हम सभी को अपनी अपनी प्रतिभा से प्रेरित कर सकें।
नेक्स्ट जेन पब्लिकेशंस को भी थैंक्स कहना चाहेंगे, जो कि न्यू बडिंग राइटर्स को ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है जिससे वे सभी अपने टैलेंट और क्रिएटिविटी को दुनिया के साथ शेयर कर सकें और सभी को प्रेरित कर सकें। आप सभी को यह भी बताना चाहूँगी कि नेक्स्ट जेन पब्लिकेशंस और रूहे मोहब्बत मिलकर एक शायरी संग्रह प्रकाशित करने वाले हैं, जो कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अटेम्प्ट के लिए तैयार किया जा रहा है। जो भी आप सभी में से इच्छुक हैं वो उनकी वेबसाइट पर जाकर पार्टिसिपेट कर सकते हैं और नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक पर भी जाकर के उसको विजिट कर सकते हैं। थैंक यू।